स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में या लास्ट क्लास में हम लोगों ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के स्टेटमेंट को पढ़ लिया था। आज अपन चर्चा करेंगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या प्रूफ है। मैं डॉक्टर नीलम गुप्ता, बीएससी थर्ड ईयर, क्वांटम मैकेनिक्स के पेपर को पढ़ा रही हूँ। जहाँ तक हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के प्रूफ की बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली यह इम्पॉसिबल है कि किसी भी पार्टिकल का मोशन कर रहा है, यदि कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसकी स्थिति और उसके संवेग को एक साथ एक्यूरेसी से नापना असंभव है या मुश्किल है। क्लासिकल मैकेनिक्स में हमें इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्या इसका कोई प्रूफ है? इसके लिए हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के इस स्टेटमेंट के प्रूफ की आवश्यकता हुई। तो हम जानते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू प्रूव द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूजिंग डी ब्रॉगलीज वेव कॉन्सेप्ट that a particle in motion can be taken as a group of waves or wave packet, the group velocity being equal to particle velocity। हम निकाल चुके हैं कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली जब कोई भी पार्टिकल गतिशील अवस्था में होता है तो वह कण एक वेव पैकेट की भांति व्यवहार करता है और उस वेव पैकेट के वेव्स के ग्रुप की जो वेलोसिटी है वही पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होती है। ऐसा हम पिछली क्लासेस में प्रूव कर चुके हैं। आज हम कंसीडर करेंगे कि सिंप्लिसिटी की वजह से हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन सिंपल हो, इसके लिए हमने कंसीडर किया कि जो ग्रुप ऑफ वेव्स हम कंसीडर कर रहे हैं मूविंग पार्टिकल का, उसमें सिर्फ दो वेव से बना हुआ ग्रुप है। उन दो वेव्स में जो वेव्स हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दोनों का एम्पलीट्यूड इक्वल है, लेकिन दोनों की स्लाइटली डिफरेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज हैं। ओमेगा 1 और ओमेगा 2 हमने उनकी फ्रीक्वेंसीज को कंसीडर किया। जब हम वेव्स को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं कि सपोज पहली वेव जो हमने एक वेव कंसीडर करी उसको हमने रिप्रेजेंट किया साई 1 से। सो साई 1 इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा 1t माइनस ऑफ k1 x। और जो दूसरा वेव है उसको हमने रिप्रेजेंट किया साई 2 इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ ओमेगा 2t माइनस ऑफ k2 x। These are the displacement of the two components of the wave. In both these equations, omega 1 and omega 2 or omega 2 upon k2, these are the phase velocities of wave number 1 and wave number 2. When the two waves will superimpose to each other to form a wave packet, the resultant displacement is denoted by psi, and this psi is equal to psi 1 plus psi 2. So it is equal to a cos of omega 1t minus of k1x plus a cos of omega 2t minus of k2x। दोनों को हमने कंबाइन करके लिखा। psi is equal to 2a cos of omega 1 plus omega 2 upon 2 into t minus of k1 plus k2 upon 2 into x into cos of omega 1 minus omega 2 upon 2 into t माइनस ऑफ k1 माइनस k2 अपॉन 2 इंटू x। और साई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2a cos ऑफ ओमेगा t माइनस ऑफ kx इंटू cos ऑफ डेल्टा ओमेगा अपॉन 2 माइनस डेल्टा k अपॉन 2 इंटू x। Here we have considered that omega 1 plus omega 2 upon 2 is equal to omega, and k1 plus k2 upon 2 is written as k. So here with respect to this term we have denoted this by omega, and k1 plus k2 upon 2 is denoted by k, or this omega 1 minus omega 2 is denoted by delta omega. So we have to put over here delta omega upon 2 into t minus k1 minus k2 is delta k, so delta k upon 2 into x. This resultant is shown in the coming figure, where the loop form will travel with the group velocity vc. We have already proven that the group velocity is equal to the particle velocity, so the loop is equivalent to the position of the particle. You can see the behavior of these two loops. We have already considered that this wave packet is constructed by two waves, 1 and 2.
This is first wave and this is second wave. By the superimposition or of these two waves, the resultant wave is denoted by this dotted line. So this is the resultant wave. So the group velocity of these two waves is equal to the velocity of the resultant wave. Thus the position of the particle cannot be determined with certainty. It is expected that the particle may be here, maybe here, maybe here, maybe here, maybe here, maybe here, anywhere can be found the particle. It is expected to lie somewhere between the two consecutive nodes. Or we can say the error in the measurement of the position is equal to the distance between the टू नोड्स. दो नोड्स के बीच की जो दूरी है, इनके बीच में हमें पार्टिकल कहीं भी मिल सकता है. और अगर पार्टिकल कहीं भी मिल सकता है, इसको हम क्या कह सकते हैं? दिस इज द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल. एज वी नो दैट अ नोड इज फॉर्म्ड व्हेन दिस cos of delta omega upon 2 into t minus delta k upon 2 into x is equal to 0. Or it is only possible when the right hand side will be equal to cos of 2n plus 1 into pi by 2, or we can say delta omega upon 2 into t minus of delta k upon 2 into x is equal to 2n plus 1 pi by 2, where n is equal to 0, 1, 2, 3, 4. Thus, if x1 and x2 represent the position of the two successive nodes, then at any instant of time t, what we will get? Delta omega upon 2 into t minus delta k upon 2 into x1. Let the first node is situated at the point position x1. So this is equal to 2n plus 1 pi by 2. And the second node is situated at the position x2. So this is equal to x2. This is equal to 2n plus 3 pi by 2. Now we can subtract equation number 5 from equation number 6. So what we will get? Delta k upon 2 into x1 minus x2 is equal to 2n plus 3 minus 2n minus 1 into pi by 2, or it is equal to pi. So delta x, x1 minus x2 is written as delta x. So delta x upon 2. This is the error in the measurement of position of particle, which is equal to x1 minus x2 is equal to, I'm sorry, this is only equal to pi upon delta k. So delta x is or k is equal to 2 pi upon lambda, or this is equal to 2 pi p upon h. So this delta k is equal to 2 pi upon h into delta p. Now delta x is equal to 2 pi upon delta k. We can substitute the value of delta k from here to in this equation. So 2 pi h ऊपर चला गया, h upon 2 pi delta p. h 2 pi will be cancel out, or delta x into delta p is equal to h. What is this delta p? Delta p is the error in the measurement of momentum. So this treatment which is given in the above theory is very elementary. If we take a group of large wave of waves having continuous varying frequencies, we get the product of the fundamental errors as delta x into delta p is almost equal to h cross upon 2, which is the exact form of the uncertainty principle. This is the theoretical way by which we can prove the statement of the uncertainty principle. Now we consider what are the experimental evidences for the uncertainty principle. The validity of the uncertainty principle can be considered or maybe follows very well by the following hypothetical or thought experiment. The first one is Heisenberg's gamma ray microscope. The first way of experiment is done by the Heisenbergs by using the Heisenberg's gamma ray microscope. To evaluate the order of limitations in the measurement of position and moment of an electron or photon, Heisenberg proposed an experiment which is known as the Heisenberg's gamma ray microscope. This is the block diagram of the experiment. To measure the position and momentum of electron, a high-powered gamma ray microscope set up with a suitable lighting arrangement as shown in this figure. This is the monochromatic source, or this is a source for
which we can obtain the incident photon or electrons. A photon or electron, whatever we consider as an incident particle, is moving toward this direction. So the incident photon will collide with the electron which is at the rest position, and the collision, or after scattering with this electron, we can observe the phenomenon by this microscope. As the photon from the source S collide with the electrons, some of these bounce into the microscope and enable to observe to see the flash of light, and thus to find out both the position and momentum of the electron at some instant of time. According to classical mechanics, the observer should be able to find out the exact position and momentum of the electron simultaneously, but quantum mechanically we have to prove it. The first proof is the limitation in determining the position of the electron. Because we are using the optical theory to determine the position and momentum of the electron in quantum mechanics, let us consider. As we know, according to optical theory, the resolving power of any microscope depends upon the wavelength of the light used to illuminate the electron, and the resolving power is given as delta x is equal to lambda upon 2 sin theta. What is this delta x? Basically delta x हम resolving power किसे कहते हैं कि जिस distance तक हमें माइक्रोस्कोप में 2 distinct images observe हों. So delta x is the minimum distance between the 2 points in the field of view which can be distinguished as separate. That means minimum distinct measurable distance. Lambda is the wavelength of the scattered photon, and theta is the semi-vertical angle of the cone of light coming from the illuminated electron. This angle is theta. Here the incident photon having the momentum h upon lambda dash. Here the momentum has a scattered photon is h upon lambda. The scattered photon which lies within this area AB, that can be observed by this microscopes. So if we consider the position of the electron which changes less than by delta x, the microscope will not be able to detect it. To make delta x very small, the radiation of very short wavelengths such as X-rays or gamma rays should be used. Thus delta x will give the error of uncertainty in the measurement of position of electron. So by using this first method, we can calculate the uncertainty in the measurement of the position of the electron, but we have the limitation to measure the error or uncertainty in the measurement of position of electron. So now next we consider the limitation in measurement of मोमेंटम. अब दूसरा तरीके से या दूसरा जो स्टेप है वो क्या है हमारे पास कि संवेग के मेजरमेंट में मापने में क्या हमारे पास सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या बाध्यताएं हैं. इस प्रोसेस में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है, जब वो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन के साथ स्कैटरिंग हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में क्या चेंज हो रहा है. अगर हम कॉम्पटन इफेक्ट को कंसीडर करें तो ऐसा ही कॉम्पटन इफेक्ट में होता है. सपोज हमने कंसीडर किया कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, मैं एक बार आपको वापस इस फिगर को बताती हूं जिससे आपको फिगर समझ में आए. दिस इज आवर फिगर. सपोज एट एनी इंस्टेंट द इलेक्ट्रॉन इज ऑब्जर्व्ड near this point O. It means that at least one photon coming from the high source gets scattered by this electron. और जब फोटोन हमारा एक फोटोन इस इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटर्ड होगा, जो कि हाई सोर्स से आ रहा है, वो इलेक्ट्रॉन से स्कैटर्ड होकर डेफिनेटली इस माइक्रोस्कोप में एंटर करेगा. However, still we are not sure that the scattered photon may enter the microscope objective lens along the path OA और OB. हमको अभी भी यह नहीं पता चलेगा कि scattered photon इस OA path से ही जाएगा या OB से जाएगा. दोनों में से कहीं से भी जा सकता है, चाहे वो OA से जाए चाहे वो OB से जाए. लेकिन इस माइक्रोस्कोप को हमने इस तरह से डिजाइन किया है, इस तरह से हमने सेट किया है और इस तरह से हमने फोकस किया है कि जो लाइट हमारे पास O से आ रही है, वो हमारी लाइट जो है
वो इस माइक्रोस्कोप में किसी भी तरह से हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। दिस मीन्स, इसका क्या मायने है? इसका मायने है कि जो भी स्कैटर्ड फोटोन इस ऑब्जेक्टिव लेंस के OA से OA के बीच में से कहीं से भी स्कैटर्ड होगा, उस स्कैटर्ड फोटोन को ये माइक्रोस्कोप कैच कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, कैप्चर कर लेगा। So in that case, we can calculate the change in momentum or uncertainty in momentum of the electron by using the Compton effect. The mathematics of measurement in uncertainty in momentum by the Compton effect is considered here as: initially we considered that the momentum of the photon is h nu upon c, which strike on the electron which is initially at rest. So the initial momentum of the electron is rest. The striking photon transfer a momentum m naught to the जो हमारा इंसिडेंट फोटोन है, जब वो इलेक्ट्रॉन के साथ स्कैटरिंग कर रहा है तो वह कुछ संवेग इलेक्ट्रॉन को प्रदान कर देता है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है, तो उस स्थिति में, स्थिर अवस्था में, रेस्ट पोजीशन में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? m नॉट है। उसको कुछ मोमेंटम ट्रांसफर करेगा और ट्रांसफर करने के पश्चात स्कैटर्ड फोटोन इस डायरेक्शन में मूव कर जाता है और इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिली, जो मोमेंटम मिला इंसिडेंट फोटोन से, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, इंसिडेंट डायरेक्शन के साथ बीटा एंगल बनाकर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर मूव कर गया। But we know in the scattering or in the collision, the momentum is conserved. So now we consider according to principle of conservation of momentum along the x-axis. चूंकि हमारे पास संवेग संरक्षित रहता है, इसलिए हम संवेग के संरक्षण को, संवेग हमारी सदिश राशि है, संवेग के संरक्षण को सबसे पहले हमने x दिशा के अनुदिश कंसीडर किया। Initially before scattering, momentum is moving only along the x-axis. So we have only the x component of momentum, which is given as h nu upon c. There is no particle along the y-axis, so there is no component of the momentum along the y-axis. Or after scattering, we will consider the component of scattered photon along the x-axis, that is equal to h nu dash upon c cos of alpha, because the scattered photon makes an angle alpha with the incident direction of the photon, plus mv cos beta, so that the momentum of component along the x-axis transferred by the photon to an electron is equal to px is equal to mv cos beta. This is equal to h nu upon c minus h nu dash upon c cos alpha, or this is equal to h upon c nu minus nu dash cos alpha, as the limit of angle alpha inside the microscope is clearly from 90 minus theta to 90 plus theta. So the spread of the x component of the momentum is lies between these two limits, or uncertainty in the momentum is measured as delta px is equal to h upon c nu plus nu dash sin theta minus h upon c nu minus nu dash sin theta, or delta px is equal to 2h upon c nu dash sin theta, or delta px is equal to 2 upon lambda sin theta. Equation number 1 is given by this expression, that delta x is equal to lambda upon 2 sin theta. So by considering both these equation number 1 and equation number 2, we can consider delta x into delta px is equal to lambda upon 2 sin theta into 2h upon lambda sin theta, or delta x into delta px is equal to h. So it shows that the delta x, delta px is greater than h cross upon 2. Hence this experiment shows the validity of Heisenberg's uncertainty principle. The second experiment by which we can also prove the experimental proof of uncertainty principle is diffraction of a beam of electrons by a slit. This is another experiment. In this another experiment, we illustrate the uncertainties, measurement of uncertainty simultaneously of position and momentum. Suppose we consider a figure, this is the actual figure. Suppose a narrow beam of electron fall
on an aperture in the form of slit. This is our slit. A narrow beam of incident electron is incident on this aperture. The electron beam, after passing through the slit, is spread out due to the diffraction effect and may be represented by a superposition of plane wave beam traveling in various directions, but all having the same frequencies as the original wave. So the diffraction pattern is viewed on the screen. The first minima of the position or of the pattern is obtained at n is equal to 1. So if we consider the first maximum diffraction pattern due to a single slit, then we can write down d sin theta is equal to n lambda. हमने यहाँ क्या कंसीडर किया, ये हमारी एक नैरो स्लिट है. इस नैरो स्लिट के ऊपर हमने एक इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की बीम को आपतित कराया. इलेक्ट्रॉन की बीम इस स्लिट से पास होने के पश्चात डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें मिल रहा है. इस डिफ्रैक्शन पैटर्न को हमने स्क्रीन पर ऑब्जर्व किया और हमने ये देखा जो अधिकतम विवर्तन प्रतिरूप है n इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, वो हमें इस चित्र में दिखाई दे रहा है. इस डिफ्रैक्शन पैटर्न के करस्पॉन्डिंगली, इसके अनुरूप यदि हम ये कंसीडर करें तो हमारे पास d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा के अकॉर्डिंगली हमारे पास यहाँ d क्या है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट और यू कैन से विड्थ ऑफ द स्लिट. दिस विड्थ ऑफ द स्लिट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा y. So this delta d is replaced by delta y. So delta y sin theta is equal to lambda because n is equal to 1. So delta y is width and theta is the angle of deviation corresponding to first minimum. चूंकि हमारे पास डिफ्रैक्शन हो रहा है, y डायरेक्शन में हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, तो y डायरेक्शन में अगर मान लो हम यहाँ ये कंसीडर करें कि जो इलेक्ट्रॉन हमारा y डायरेक्शन में स्क्रीन पर हमें ऑब्जर्व हो रहा है, उसकी जो स्लिट है उसकी विड्थ अगर हम निकालना चाहें तो हम y डायरेक्शन में इसकी विड्थ निकाल सकते हैं. डेल्टा y इज इक्वल टू लेम्डा अपॉन साइन थीटा. और चूंकि इलेक्ट्रॉन इनिशियली हमारा मूव कर रहा था अलोंग द एक्स एक्सिस, सो उसका y एक्सिस में y डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है. इलेक्ट्रॉन जब हमारा डेविएट हो रहा है अपने इनिशियल पाथ से, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास कंपोनेंट आ रहा है प्लेन में जा रहा है स्कैटरिंग स्लिट से निकलने के पश्चात. तो यदि हम ये कंसीडर करें कि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p है, तो अगर इलेक्ट्रॉन का इनिशियल मोमेंटम p है तो y एक्सिस में इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम का कंपोनेंट हम निकालें. क्योंकि अगर मैं इस फिगर को देखूं, सो दिस फिगर मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन. इसका x कंपोनेंट p cos थीटा हो जाएगा, y डायरेक्शन में कंपोनेंट इसका हो गया p sin थीटा. तो हमने यहाँ कंसीडर किया कि हमारा इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है p डायरेक्शन में y एक्सिस में वो कितना होगा, p sin थीटा. और इलेक्ट्रॉन का जो डिफ्रैक्शन पैटर्न है जैसा अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस मिला है वैसा की वैसा ही अलोंग द नेगेटिव y एक्सिस भी होगा. सो दिस थीटा कैन मूव फ्रॉम माइनस थीटा टू प्लस थीटा. So the component of momentum of the electron may be anywhere between the p of sine of minus theta or from minus sine theta to p sine theta. So uncertainty in the momentum of the y component of electron is delta py. This is equal to p sine theta minus of minus p sine theta, or delta py is equal to 2p sine theta, or this is equal to 2h upon lambda sine theta. Equation number 5 will give you delta y, that is equal to lambda upon sine theta. So multiplying equation number 5 and 6, delta y into delta py is equal to lambda sine theta into 2h upon lambda sine theta. So finally what I will get, delta y into delta py is equal to 2h, or h is greater than h cross upon 2, which is the Heisenberg uncertainty principle. Another example of the time uncertainty principle is, rather than position we can also consider time. Uncertainty in the measurement of time is delta t. Uncertainty in the measurement of energy is represented by delta E. So delta E into delta t is also equal to h cross. This can also be proved. The second
canonical conjugate terms to explain the uncertainty principle. So that's all for today.